इधर टीम नरेश यादव है, वो समाज सेवी हैं, उन्होंने भी रोड शो निकाला। किस प्रकार देखते हैं? अब तो कांग्रेस नेता बन गया, पहले समाज सेवी का चला। समाज सेवा के अंदर उसने मलिक वो तो अभी भी कहते हैं, वो अभी भी कहते हैं समाज सेवी। समाज सेवी नरेश यादव ने जुलूस नहीं निकाला। आपको लगता है कि अगर कल को कांग्रेस में टिकट नहीं मिली राहुल मक्कड़ को, तो वो राहुल मक्कड़ कांग्रेस में रह जाएगा? मैं मुंह पे कह रहा हूं, मैं उसके मुंह पे कह दूंगा, मेरे को डर लगता है। मैं कोई किसी से, भाई हमने किसी की मदद कर रखी है, करवा नहीं रखी। उस टाइम बहुत बड़े बड़े बयान होते थे आपके, आप राहुल मक्कड़ के साथ कंधे से। आज भी उन बयानों पे कायम हूं। मैं आज भी उन बयानों पे मतलब जो अपने स्टैंड पे कायम हूं। मैंने कहा ना, मैंने चौधरी रणजीत सिंह को नहीं, नरेंद्र मोदी को, रणजीत सिंह को और जयप्रकाश के खिलाफ 80 के हितों को देखते हुए ये निर्णय लिया है। आपको व्यापारियों का एक बड़ा नेता माना जाता है, क्या जिस समय बीजेपी का समर्थन कर रहे थे आप, रणजीत सिंह चौटाला का समर्थन कर रहे थे, क्या व्यापारियों से बैठक करके कोई बातचीत हुई थी? कभी व्यापारियों ने मजबूर किया हो तो, मेरी बजाय कभी व्यापारियों ने कहा हो तो, नंगा आदमी के साथ क्या ईडी क्या सीबीआई? 60-60 रुपए की तुलाई करता हूँ, 60 रुपए की कांटे की तुलाई करता हूँ। आ जाए ईडी, आ जाए सीबीआई, आ जाए। अच्छा है, ईडी सीबीआई आएगी तो रेपुटेशन तो बन जाएगी। समझे मेरी बात को? समाज सेवियों को डर है, व्यापारी नेता प्रवीण ताल को तो डर है। कौन से समाज सेवी? जो समाज सेवी नहीं, जब जिनको आप समाज सेवी करो उनको डरोगे, मेरे को क्या डर है? नमस्कार, मैं संचित मलिक, आप देख रहे हैं दैनिक पाठ्यपक्ष। फिलहाल इस समय हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है, व्यापारी नेता प्रवीण टायल, जिन्हें हांसी का बच्चा बच्चा जानता है व्यापारी नेता के नाम से। और शहर में लगातार इन्हें देखते रहते हैं आप, शहर के मुद्दों की आवाज उठाते रहते हैं। फिर हाल ही में पिछले दिनों लोकसभा से जो हिसार से प्रत्याशी हैं रणजीत सिंह चौटाला, इनके निवास स्थान पर पहुंचे थे, वहां पर जनसभा का भी आयोजन किया गया था। फिलहाल इनसे कुछ मुद्दों पर बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। पिछले दिनों रणजीत सिंह चौटाला आपके आवास पर पहुंचे थे, क्या आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली? नहीं, मैंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की है। मैंने देश के मौजूदा हालात को देखते हुए और इस समय देश को नरेंद्र मोदी की ज़रूरत को समझते हुए, देश की और हमारे यहाँ की आवश्यकता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को अपना समर्थन दिया है। अभी तक मेरा किसी भी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं। सर क्या लग रहा है, बीजेपी कितने वोटों से हांसी से जीत के निकली? हांसी से पूछ रहे हैं कि हिसार से पूछ रहे हैं? हांसी से। हांसी हल्के से बीजेपी नीचे में 25,000 और ऊपर में 30,000 वोटों से जीत के निकली। क्या मानते हैं, एक तरफा जीत लगा रहे हैं? बिल्कुल लगा रहा हूँ। मैंने एक तरफा जीत लगाते तो पिछली बार विजेंद्र सिंह 55,000 से जीतता था ना, तो मैं भी कहता 70,000 से जीत जाएंगे। लेकिन मैं 70,000 से नहीं कह रहा ना, 25 और 30,000 से क्यों कह रहा हूँ? मैं सारे फैक्टर्स को कैलकुलेट करके, गांव वाइज कैलकुलेट करके, ढाणी वाइज कैलकुलेट करके, हांसी के शहर की कैलकुलेशन को कैलकुलेट करते हुए आपको जो आंकड़ा दे रहा हूँ वो बकायदा मेरे पर्सनल सर्वे के आधार पे दे रहा हूँ कि नीचे में 25,000 और ऊपर में 30,000 वोटों से हांसी से चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जीत करके निकलेंगे। सर राहुल मक्कड़ के साथ अब हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर देखा गया, पिछले चुनाव में खड़े थे, आपने बहुत मेहनत भी करी, सारे काम करे। अब राहुल मक्कड़ कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर गए हैं, तो आप भी अलग हो गए हैं, और उनके पार्टी में जाने से कितना फायदा हुआ कांग्रेस पार्टी? वो तो समय बताएगा। हर आदमी के, मेरी बात को सुनिए, मैंने कहा ना कि मैंने अब भी समय के हालात के हिसाब से चौधरी रणजीत सिंह को समर्थन दिया है। उस समय मेरे को लगता था कि जो है नया लड़का है राहुल, इसका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि पहली बार फ्रेश था, किसी प्रकार के उस पर भ्रष्टाचार के या किसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप नहीं थे। अब लग गए? नहीं, कोई नहीं लगे, लेकिन राजनीति के अंदर हर आदमी अपनी संभावना तलाशता है। तो राहुल का अपना निजी फैसला था, उसने कोई हमसे विचार थोड़ी किया था, हमसे कोई पूछा थोड़ी था कि मैं कांग्रेस में जा रहा हूँ। जिस दिन उसने कांग्रेस ज्वाइन की तो उसका मेरे पास टेलीफोन आया था, भाई साहब आज मैं कांग्रेस में जा रहा हूँ। तो मैंने कहा था बेस्ट ऑफ लक, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। उससे ज़्यादा वो बोल नहीं सका, क्योंकि मेरे को उसको पता था कि मैंने कई बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसे मैं समझता भी था कि कांग्रेस की तरफ जा रहा है, क्यों पिछले दिनों दीपेंद्र हुड्डा उसके निवास पे आए हुए थे। तो मैंने उसको कहा था कि भाई जो फैसला लेना है साफ स्पष्ट ले,
या तो जेजेपी के साथ रहे या कांग्रेस में जाना, कांग्रेस के साथ रहे, चारों हाथों में लड्डू मत रख। लेकिन अब अगले ने देखा कि भाई राज से उनका हाथ निकल गया और अगला कांग्रेस में चला गया, तो मैं तो उसको उसकी नई पारी के लिए उसको जो है ना शुभकामनाएं प्रेषित कर सकता हूँ। वो तो आगे राजनीतिक भविष्य बताएगा कि क्या होगा। आपको लगता है कि अगर कल को कांग्रेस में टिकट नहीं मिली राहुल मक्कड़ को, तो वो राहुल मक्कड़ कांग्रेस में रह जाएगा? दावा कर रहे हैं आप बहुत बड़ा। मैं मुंह पे कह रहा हूँ, मैं उसके मुंह पे कह दूंगा? मेरे को डर लगता है। मैं कोई किसी से, भाई हमने किसी की मदद कर रखी है, करवा नहीं रखी। आपको एक बात बताता हूँ, मैं एक राहुल मक्कड़ के लिए नहीं कह रहा। जिस किसी पार्टी में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी में 25 टिकट आती थे, टिकट एक को मिली, बाकी 34 ने क्या करा? भाजपा के कैंडिडेट का विरोध कर दिया। उस टाइम बहुत बड़े बड़े बयान होते थे आपके, आप राहुल मक्कड़ के साथ कंधे से। आज भी उन बयानों पे कायम हूं। मैं आज भी उन बयानों पे मतलब जो अपने स्टैंड पे कायम हूं। मैंने कहा ना, मैंने चौधरी रणजीत सिंह को नहीं, नरेंद्र मोदी को, रणजीत सिंह को और जयप्रकाश के खिलाफ 80 के हितों को देखते हुए ये निर्णय लिया है। और जो मेरे बयान मैंने सन 2019 में दिए थे, आज कोई हम 2019 का 24 वो तो अक्टूबर में फैसला करना है। 24 में क्या वो बयान रहेंगे या वो खत्म हो जाएंगे? मैं कह रहा विधानसभा का इलेक्शन अलग मुद्दा है, ये राष्ट्रहित का मुद्दा है। सुनो मेरी बात, जिस व्यक्ति के खिलाफ मैंने जो बयान 2019 में दिए थे, उसके खिलाफ मेरे बयान आज भी यूं के यूं काम खड़े हैं। और बोलो आप, मैं स्पष्ट और साफ कहने वाला व्यक्ति हूं। मैंने देश हित में मोदी को देश की मजबूरी समझते हुए आज चारों तरफ से वर्ल्ड वार होने की आशंकाएं खड़ी हैं। और जेपी एक ऐसा शख्स है जिसके कार्यकाल के अंदर 80 के अंदर गोलियां चली, रेडियां लूटी, जमीनों पे कब्जे हुए, बरवाला के अंदर आरोप लग रहे हैं, नारनौंद में आरोप लग रहे हैं, 2011 के अंदर उसकी 80 से जमानत जब्त हुई लोकसभा के अंदर। आज उस व्यक्ति को हम कैसे साफ सुथरा छवि मान करके उसको वोट देते? मैंने तो मेरे व्यापारियों का, मेरे रेडी वालों का, मेरे फड़ी वालों का, छोटे दुकानदारों का, कारखाने वालों का, प्रॉपर्टी के व्यापार करने वालों का, इनके हितों का मद्देनजर रखते हुए फैसला लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट रणजीत सिंह को वोट दो। मैंने 2019 के अपने बयान पे आज भी एज इट इज का खड़ा हूं। बिल्कुल जो मैंने कहा था उसमें किसी प्रकार की कोई संशय नहीं है। आपको व्यापारियों का एक बड़ा नेता माना जाता है। क्या जिस समय बीजेपी का समर्थन कर रहे थे आप, रणजीत सिंह चौटाला का समर्थन कर रहे थे, क्या व्यापारियों से बैठक करके कोई बातचीत हुई थी? कभी व्यापारियों ने मजबूर किया हो तो? मेरी बजाय कभी व्यापारियों ने कहा हो तो? जो व्यापार मंडल के दूसरे प्रधान है, आम व्यापारी है, आप मेरे को एक बात कर, व्यापारियों का दबाव था। व्यापारियों ने कहा कि व्यापारी हित के अंदर क्या है? क्या आप ये समझते हैं कि जेपी का आना 80 में उचित है? फिर बोले यार तुम विरोध कर दो। ये बोला हमारी ताकत नहीं है, आप हमारे नेता हो, आप हमारा नेतृत्व करते हो, आप व्यापार मंडल की आवाज हो, आप हमारी आवाज हो। तो मैं बोला कोई बात नहीं भाई, तुमने मुझे अपनी आवाज बना रखा है, तो मैं तुम्हारी आवाज को ना दबने दिया ना दबने दूंगा। प्रवीण तायल जब तक जिंदा है वो व्यापारियों की आवाज को दबने नहीं देगा। इसी बात की मद्देनजर मैंने चौधरी रणजीत सिंह के हक में फैसला लिया है। बाकी 5 तारीख को क्लियर हो जाएगा। जब शहर के अंदर जब खुलेंगे वोट तो पता लग जाएगा कि 80 के व्यापारी किस साइड है, 80 का फड़ी वाला किस साइड है, 80 का रेडी वाला किस साइड है, 80 के सब्जी वाला किस साइड है, 80 के जुत्ती काटने वाला किस साइड है, 80 के कारखाने वाला किस साइड है, 80 का भूमाफिया किस साइड है, सब पता लग जाएगा। बीजेपी के 80 के विधायक है विनोद बैना, उन्होंने रोड शो निकाला। इधर टीम नरेश यादव है, वो समाज सेवी हैं, उन्होंने भी रोड शो निकाला। किस प्रकार देखते हैं दोनों? देखो मेरी बात को सुनो, समाज सेवी आप कैसे कह रहे हैं? अब तो कांग्रेस नेता बन गया, पहले समाज सेवी का चला। समाज सेवा के अंदर उसने मलिक, वो तो अभी भी कहते हैं, वो अभी भी कहते हैं समाज सेवी। समाज सेवी नरेश यादव ने जुलूस नहीं निकाला। समाज सेवी नरेश यादव ने हंसी काशी बनाओ निकाला था, मैं उसका स्वागत करता हूं। नरेश यादव ने समाज सेवी के बतौर उसने शहीद निशान सिंह मलिक गेट बनाया, मैं उसका समर्थन करता हूं। उस दिन जिस दिन उसने गेट बनाया और उस पर मुकदमे बनाने की बात थी, मैंने कहा कि कल नरेश यादव पे मुकदमा बना करके दिखाओ, मैं नरेश यादव के साथ हूं। लेकिन आज नरेश यादव ने जुलूस नहीं निकाला, एक राजनेता नरेश यादव ने निकाला है, इसलिए मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी। राजनेता? बिल्कुल।
वो तो कह रहे हैं, मैं तो समाज सेवा करने के लिए आया हूँ राजनीति में। कोई कुछ कहे, आप मेरे को समाज सेवी नहीं बोलते, मेरे को क्यों बार बार व्यापारी आप तो व्यापारी नेता, मेरे को व्यापारी नेता क्यों बोलते हो? कहाँ व्यापारी नेता हूँ? किस चीज का नेता हूँ? भाइयों के बीच में बैठता हूँ। मेरे को जब आप व्यापारी नेता मानते हो तो उसको समाज नेता कैसे मानते हो यार? वो कह रहे हैं ना, मैं तो अभी भी समाज सेवा। आप कह रहे हो वो नहीं है, समाज सेवी था जब तक उसने कांग्रेस ज्वाइन नहीं की थी, या भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की थी, या इंडियन नेशनल। जो व्यक्ति जिस दिन किसी भी पार्टी का पद पे, या यूं समझ लो जिसने दिल्ली जाकर के कार्यालय में जाकर के पार्टी ज्वाइन कर ली, तो अब तो वो क्या कहेगा? कांग्रेस नेता। कांग्रेस में हो सकता है वो वरिष्ठ से भी वरिष्ठ नेता हो, लेकिन अब समाज सेवी नहीं कहलाएगा। समाज सेवी तो आज से 2 महीने पहले तक तो समाज सेवी नरेश यादव था, बहुत समाज की सेवा की है, मैं उस बात को कोई उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करता। लेकिन आज उस समाज सेवा को बुलाने का, 2022 का जो नगर परिषद का इलेक्शन था वो क्या था? उसमें भी तो यही बात थी, समाज सेवी समाज सेवी समाज सेवी। उस समाज सेवा, एक सवाल याद आ गया, मैं खुद कह रहा हूं, समाज सेवा ने तो इलेक्शन हरवा दिया। उस समाज, अरे समाज की सेवा करिए तो समाज सेवी कहलाओ। राजनेता आप समाज के, ये 2022 में चेयरमैन का चुनाव था। हाँ? उस समय आपको बताया जा रहा है शहर में हराने वाले एक आप ही व्यक्ति थे, और बीजेपी को हराया था, आप बीजेपी को समर्थन कर रहे हो। मैंने कहा ना, मैंने किसी बीजेपी के व्यक्ति को नहीं हराया, मैंने समय, कैंडिडेट तो बीजेपी का ही रह जाए, मैंने व्यक्ति, सुनो मेरी बात को, उस तो फिर आज मैंने कहा ना कि फिर मैं भारतीय जनता पार्टी का कोई चोला पहन लिया। अगर मेरे में इतनी ताकत मानते हैं कि मैं अकेला आदमी हरा सकता, ईडी या किसी सीबीआई का दबाव आ गया, नंगा आदमी के साथ क्या ईडी क्या सीबीआई? 60 रुपए की तुलाई करता हूँ, 60 रुपए की कांटे की तुलाई करता हूँ, आ जाए ईडी आ जाए सीबीआई आ जाए, अच्छा है। ईडी सीबीआई आएगी तो रेपुटेशन तो बन जाएगी, समझे मेरी बात को? ईडी और सीबीआई आएगी तो रेपुटेशन तो बन जाएगी, आने तो दो। अरे भले मानस, मैं तो ईडी का भी स्वागत करता हूँ, सीबीआई का भी स्वागत करता हूँ, इनकम टैक्स का भी स्वागत करता हूँ। समाज सेवियों को डर है, व्यापारी नेता प्रवीण ताल को तो डर है। कौन से समाज सेवी? जो समाज सेवी, नहीं, जब जिनको आप समाज सेवी करो उनको डरोगे, मेरे को क्या डर है? मेरे को कोई डर नहीं है। अब आप ही कह रहे हो मैं तो फक्कड़ फकीर, सुनो मेरी बात को, मेरे को किसी बात का डर नहीं। मेरा तो सिर का बाल भी 1 नंबर का है, मेरे को कोई डर नहीं। सुनो मेरी बात को, अपने को कोई डर नहीं किसी बात का। अपने को तो ईडी का डर नहीं, सीबीआई का डर नहीं, इनकम टैक्स का डर नहीं, और कोई समय में फेरा पूरा उसका कोई डर नहीं। डर होगा उनको जिन्होंने कुछ गलत कर रखे होंगे। और जो आदमी इतना चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं, मेरे पास तो मदद मांगने के लिए जब आते हैं जब दाने मुक जाते हैं। समझ गए मेरी बात को? हमने तो अगर मैं चढ़ते सूरज को सलाम करता तो उस समय तो भारतीय जनता पार्टी की तुत्ती बोल रही थी 2022 में, नहीं थी। 2.5 साल का रास्ता पेंडिंग नजर आ रहा था, तो मैंने तो सरकार का विरोध किया था। लेकिन आज देश की जरूरत है नरेंद्र मोदी। क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस समय पूरे वर्ल्ड के अंदर कई ऐसे हालात हैं कि वर्ल्ड वार हो सकती है। अगर वर्ल्ड वार के अंदर एक मजबूत नेता देश में ना हुआ, या 20, 30, 25 घटक दलों की सरकार हुई, जिसका ये नहीं पता कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, जिसका आज ये नहीं पता कि राहुल गांधी बनेगा, नीतीश कुमार बनेगा, नवीन पटनायक बनेगा, या फिर क्या कहते हैं चंद्रबाबू नायडू बनेगा, ममता दीदी बनेगी, अरविंद केजरीवाल बनेगा, उद्धव ठाकरे बनेगा, शरद पवार बनेगा, और तो मेरे को नाम ही नहीं पता। मेरे को बात को हेमंत सोरेन बनेगा या कौन बनेगा? आप नाम तो बताओ। बारात में तो हम चल दें, कोई दुल्ला तो बताओ। अरे किसकी बारात में जाए हम? हमें दुल्ले का ही नहीं पता, मतलब ऐसे ही चले जाएं, है भाई? अब यहां तो कम से कम यूं तो पता है कि नरेंद्र मोदी दुल्ला है, वो अपने दुल्ले का नाम टेक। कांग्रेस तो इलेक्शन ही नहीं लड़ रही, 230-32 सीट पे तो इलेक्शन लड़ रही है। प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 272-73 एमपी चाहिए, ये बात सही है। और वो इलेक्शन लड़ रहे हैं 230-32 सीटों पे। G7 इंडिया गठबंधन हुआ है, गठबंधन हो गया। 230-32 लड़के जहां पर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, 80-100 पे तो हार भी रहे होंगे, या उनको 70-80 सीट टोटल आ रही होंगी, 60-80। तो 60-80 दल का सबसे बड़ा नेता हो गया। आप मेरी बात को लगाओ, क्योंकि उन्होंने अभी प्रधानमंत्री का नाम नहीं छोड़ा। उससे ज्यादा सीटों पे तो कोई दल लड़ ही नहीं रहा। ममता दीदी बंगाल से ज्यादा नहीं लड़ रही, मुलायम सिंह पार्टी
यूपी से फालतू नहीं लड़ रही, केजरीवाल 20 सीटों पे लड़ रहा है, शरद पवार महाराष्ट्र से फालतू नहीं लड़ रहा, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र से फालतू नहीं लड़ रहा, चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश से फालतू नहीं लड़ रहा। तो आप मेरे को यूं तो बता दो कि जो लड़ी 20-20, 30-30 सीटों पर रहे उनके देवगौड़ा जैसे बीजेपी के साथ कर्नाटक से लड़ रहा है। तो कहने का भावार्थ कुल मिलाकर के ये है कि जब जो लोग लड़ी 10-10, 20-20, 30-30 सीटों पर रहे हैं तो उनके अपने पर्सनल मोटिव्स हैं कि हम प्रधानमंत्री बने, हम प्रधानमंत्री बने। देवगौड़ा जी को 11 महीने में गिरा दिया था, इंद्र कुमार गुजराल को 10-12 महीने में हटा दिया था, 22 महीने के अंदर तो इलेक्शन हो गया था। तो हमें देश की स्थायित्व के लिए सरकार चाहिए। अगर कांग्रेस का 272 का आंकड़ा आता हो तो मैं आपके साथ हूं, आता तो नहीं, इलेक्शन तो लड़ो। पहले कांग्रेस ये हिम्मत तो करो कि हम 350 पे इलेक्शन लड़े। जो व्यक्ति 272 का आंकड़ा लेने के लिए 350-400 सीट पे जब तक इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे तो देश में सरकार क्या बनेगा। चलिए, आपकी क्या राय है प्लीज हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं और आप देखते रहें दैनिक पाठक पक्ष। धन्यवाद।